नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग चर्चा करेंगे दोनों विश्व युद्धों के बीच में ब्रिटिश की यानी इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति। हम पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के पीछे ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति की भी एक प्रमुख भूमिका थी। अतः दो विश्व युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति को जानना, इस कि इसके पीछे क्या कारण थे तथा इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पाते हैं कि जो 2 विश्व युद्धों के बीच का काल है, यानी 1919 से 1939 तक, इसमें ब्रिटिश ने विदेश नीति के क्षेत्र में जिस नीति का अवलंबन किया, उसको सामान्य तौर पर हम तुष्टीकरण की नीति से जानते हैं। यानी इसका जो उद्देश्य था, वह था कि जर्मनी, इटली और जापान जो उस काल में प्रसारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों का अवलंबन कर रहे थे और उनकी जो अतृप्त और असंतुष्ट फासिस्टवादी मांगे थी, उनको पूरा करते हुए संतुष्ट रखना, ताकि फिर से प्रथम विश्व युद्ध जैसी कोई युद्ध की ज्वाला न भड़क सके तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे। यह देखा जाए तो एक विचारधारा के तौर पर या विदेश नीति के एक सिद्धांत के तौर पर ब्रिटेन ने 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में इस नीति का प्रतिपादन किया और 1938 ईस्वी तक यह नीति अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, जब चेकोस्लोवाकिया को लेकर के म्यूनिख में समझौता हुआ। वैसे तुष्टीकरण की नीति की झलक कॉर्फू विवाद के समय 1923 में ही मिल चुकी थी, जब इटली ने राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करके अपनी मनमानी की और ब्रिटेन मुसोलिनी के गैर कानूनी कार्यों को देखता रहा था। 1931 ईस्वी में चीन पर जापानी आक्रमण के सिलसिले में भी कुछ ऐसी ही बातें हुई। जब मंचूरिया पर जापान का आक्रमण हुआ, तो चीन ने इसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ में शिकायत की, पर ब्रिटेन के असहयोग के कारण जापान के विरुद्ध राष्ट्रसंघ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। 1933 ईस्वी में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, ये सब हम जानते हैं। उसने शीघ्र ही एक के बाद एक वर्साय संधि की शर्तों को तोड़ना किया। उसने जर्मनी को जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन से पृथक कर लिया और जर्मनी में आयुधों का मनमाना उत्पादन शुरू कर दिया तथा सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। यह एक बड़ी ही गंभीर बात थी, क्योंकि वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी की सेना की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन ब्रिटेन ने हिटलर के इन कार्यों का जरा भी विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि नौसेना के क्षेत्र में नाज़ी जर्मनी ब्रिटेन के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा। जर्मन पुनः सैनिकीकरण को रोकने के बदले 1935 ईस्वी में इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ एक नाविक समझौता कर लिया, जिसके अनुसार जर्मनी को इस बात की छूट दे दी गई कि वह कोई भी समुद्री जहाज इस शर्त पर बना सकता था कि जर्मनी जहाजों का कुल वजन अंग्रेजी जहाजों के वजन से 35% से अधिक न हो। जर्मनी के साथ ब्रिटेन का यह समझौता तुष्टीकरण की नीति के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने वर्साय संधि के सैनिक उपबंधों को एक तरह से समाप्त कर दिया। इससे हिटलर को प्रोत्साहन मिला और उसने वर्साय संधि की अन्य व्यवस्थाओं को भी ठुकराना शुरू कर दिया तथा ब्रिटेन के समर्थन के अभाव में किसी अन्य राष्ट्र ने भी उसका विरोध करने का साहस नहीं किया। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 1934 के ऑस्ट्रिया कांड में जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास किया, इस सिलसिले में जो घटनाएं हुई, उनको ब्रिटेन की सरकार चुपचाप देखती रही। फिर भी हिटलर के संकट से निपटने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इटली का एक मोर्चा, अस्ट्रेचा मोर्चा कायम हुआ, पर हिटलर विरोधी यह मोर्चा एकदम कारगर नहीं सिद्ध हुआ, क्योंकि अबिसीनिया युद्ध में हिटलर ने मुसोलिनी का समर्थन करके उसे अपने पक्ष में कर लिया था। खुद अबिसीनिया के प्रश्न पर ब्रिटेन का रवैया बड़ा ही निंदनीय रहा। ऐसे तो ब्रिटिश जनमत के दबाव के कारण ब्रिटेन ने राष्ट्रसंघ में इटली का विरोध ही किया, परंतु भीतर ही भीतर ब्रिटिश नेता मुसोलिनी को हर तरह से संतुष्ट करते रहे। ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने चुपके चुपके एक समझौता कर लिया, जिसका उद्देश्य मुसोलिनी विरोधी राष्ट्रसंघ के प्रयत्नों को नाकाम करना था। इसी अवसर पर यह पता चला कि ब्रिटेन की तुष्टीकरण नीति का एक निश्चित रूप धारण कर चुका है। फिर जब स्पेन में गृह युद्ध छिड़ा,
फासिस्ट फ्रैंको को हिटलर और मुसोलिनी हर तरह मदद पहुंचाते रहे, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस गृह युद्ध में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते रहे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हिटलर और मुसोलिनी और फ्रैंको से किसी तरह का उनका मतभेद हो और फिर से यूरोप एक युद्ध की आग में जले। अ, इस घटना के उपरांत हिटलर ब्रिटेन की कमजोरी को भली भांति समझ गया था। उसने बलपूर्वक अब ऑस्ट्रिया को अपने अधिकार में कर लिया और फिर चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। चेकोस्लोवाकिया कांड के समय तो तुष्टीकरण की नीति अपनी चरम सीमा पर ही पहुंच गई। चेकोस्लोवाकिया को हड़पने के बाद ही जब जर्मनी ने उसको हड़प लिया, तभी इंग्लैंड का भ्रम यह दूर हुआ और उसकी तुष्टीकरण की नीति की कमजोरी स्पष्ट होने लगी। फिर भी ब्रिटेन का शासक वर्ग अभी भी अचेतन अवस्था में पड़ा रहा। हिटलर के मंसूबों पर अंकुश लगाने का अब एकमात्र उपाय था कि उसके विरुद्ध सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त किया जाए, लेकिन ब्रिटेन का शासक वर्ग सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था से घृणा करता था और खुले दिल से उसके साथ संधि करने को तैयार नहीं था। इस स्थिति का लाभ हिटलर ने उठाया और उसने सोवियत संघ से समझौता कर लिया, और जैसे ही पोलैंड के विरुद्ध उसने सैनिक कार्रवाई की, हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अतः ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति को हम बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार मान सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन की इस तुष्टीकरण नीति के पीछे कौन से कारण थे, क्या प्रेरक तत्व थे। इसमें एक सबसे पहले आता है कि ब्रिटिश शासक वर्ग के द्वारा कम्युनिस्ट रूस के प्रति घोर घृणा इसका सर्वप्रमुख कारण था। रूस की बोल्शेविक क्रांति ने ब्रिटेन के पूंजीवादी साम्राज्यवादी शासक वर्ग को अत्यंत भयभीत कर दिया था। वे इस बात को भली भांति समझते थे कि उनके हितों का सबसे बड़ा खतरा कम्युनिस्ट रूस से पैदा होगा, और इस कारण वे उन सभी उचित अनुचित साधनों का प्रयोग गलत नहीं समझते थे। और यही कारण है कि वे हिटलर और मुसोलिनी के फासिस्ट विचारधाराओं को जानते हुए भी उसका विरोध नहीं करते थे, क्योंकि इससे उन्हें सोवियत विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन मिल सकता था। ब्रिटेन की इस मनोवृत्ति का इन राष्ट्रों ने खूब फायदा उठाया और इसी भावना के चलते उनकी साम्राज्यवादी प्रसार की नीति भी आगे बढ़ती चली गई। ब्रिटिश उधर हम देखते हैं एशिया की राजनीति में ब्रिटिश राजनेताओं का भरोसा था कि जापान वास्तव में चीन के विरुद्ध नहीं है, वरन सोवियत संघ के विरुद्ध बढ़ने की तैयारी कर रहा है। और जब जर्मनी में जब हिटलर ने वर्साइल संधि की शर्तों को तोड़ना शुरू किया, तो उसकी ओर से नजरें इसलिए मोड़ ली गई कि वह कम्युनिज्म का घोर विरोधी था। इसी तरह मुसोलिनी के कम्युनिस्ट विरोधी होने के चलते भी अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण की अनदेखी की गई। चेकोस्लोवाकिया को जब हड़पा गया, तो वह भी सोवियत विरोधी भावना को अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए इसे अनदेखी किया गया। इस प्रकार ब्रिटिश के शासक वर्ग की सोवियत विरोधी भावना ने इन अधिनायकवादी शक्तियों का फासिस्ट शक्तियों का हौसला बढ़ाया। यद्यपि सोवियत संघ के विरुद्ध उनका पूर्ण समर्थन भी था। वस्तुतः ब्रिटिश राजनेताओं का विचार था कि सोवियत संघ के विनाश के लिए जर्मनी, हिटलर आदि को पूर्ण समर्थन दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मतभेद तुष्टीकरण की नीति का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इस मतभेद के अनेक कारण थे। वर्साई की संधि के तुरंत बाद ही इसके लक्षण प्रकट होने लगे थे। ब्रिटेन में जर्मनी के लिए सहानुभूति थी और वह उसका पुनरुत्थान चाहता था, क्योंकि जब ब्रिटेन नहीं चाहता था कि फ्रांस इतना अधिक शक्तिशाली हो जाए जर्मनी की अपेक्षा कि वह खुद ब्रिटेन के लिए खतरा बन जाए। अंग्रेज लोगों का ख्याल था कि अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी का पुनरुत्थान आवश्यक है, और ब्रिटिश मालों के लिए जर्मनी को अपना बाजार बना सकता है। ब्रिटेन के नेताओं का यह भी विचार था कि पश्चिमी यूरोप को कम्युनिस्ट प्रसार से बचाने में शक्तिशाली जर्मनी का प्रयोग एक बांध के रूप में किया जा सकता है, और यही कारण है कि वे फ्रांस के जर्मनी के पुनरुत्थान के प्रबल विरोधी भावना का विरोध करते थे। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिटेन की आंतरिक और सैनिक दुर्बलता भी तुष्टीकरण की नीति का एक प्रमुख कारण था। 1930 के आर्थिक संकट ने ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया था। आर्थिक मंदी से छुटकारा पाना तथा देश की वित्तीय स्थिति को सुधारना, ये दो बातें ब्रिटिश सरकार के प्रमुख थीं।
इस कारण भी ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के खिलाफ कोई दृढ़ नीति अपनाने में कतराता था। चेकोस्लोवाकिया कांड के समय जब तुष्टीकरण की नीति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो उस समय ब्रिटेन ने म्यूनिख का समझौता इसलिए कर लिया क्योंकि उसकी सैनिक शक्ति कमजोर थी। ऐसा समझा जाता है कि उस समय ब्रिटेन के पास हिटलर के आक्रमण को रोकने की कोई सामर्थ्य नहीं था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन तुष्टीकरण की नीति का प्रतीक था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में इस व्यक्ति के अपने निजी विचार थे। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए वह सम्मेलनों और समझौतों पर अधिक जोर देता था तथा युद्ध से बचना चाहता था। म्यूनिख समझौते का वास्तविक कारण भी यही माना जाता है। उसका विश्वास था कि हिटलर और मुसोलिनी की यदि कुछ शिकायतों को दूर किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकल आएगा। लेकिन हम पाते हैं कि उसका यह विचार एक गलत अवधारणा पर अवलंबित था और उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि वह समझता रहा कि हिटलर और मुसोलिनी की तृष्णा और आकांक्षा को कुछ ले देकर शांत किया जाए। इस तरह से हम पाते हैं कि ब्रिटेन की जो तुष्टीकरण की नीति थी, उसने इटली, इटली, जर्मनी और जापान की महत्वाकांक्षा को इस हद तक बढ़ा दिया कि अंत में अ, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। धन्यवाद।